नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे, एनी फ्रैंक्स की डायरी। जी हाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई शायद सबसे जानी मानी कहानियों में से एक है। बिल्कुल। हमारी ये जो चर्चा है वो एनी फ्रैंक्स की डायरी एक संक्षिप्त परिचय नाम के सोर्स पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि डायरी के जो मुख्य पहलू हैं, एनी के अनुभव और इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ उसे समझें। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बहुत मार्मिक है। सोचिए जरा, एक 13 साल की लड़की यहूदी है, उसे जन्मदिन पर एक डायरी मिलती है और उसके कुछ ही हफ्तों बाद उसे छिपना पड़ता है। हाँ, नाजियों से बचने के लिए। और फिर 2 साल से भी ज्यादा वो एक गुप्त जगह पर रहती है और अपनी सारी बातें, अपनी भावनाएं, सब कुछ उस डायरी में लिखती है, जिसका नाम उसने किटी रखा था, है ना? बिल्कुल, किटी। वो डायरी जून 1942 से लेकर अगस्त 1944 तक लिखी गई। और वो जो गुप्त जगह थी जिसे सीक्रेट एनेक्स कहते हैं, वो एम्स्टर्डम में एनी के पिता के ऑफिस की बिल्डिंग में ही थी। जी, ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पीछे छुपा हुआ एक हिस्सा। पर वहां सिर्फ फ्रैंक परिवार नहीं था। हाँ, वहाँ और भी लोग थे। कुल 8 लोग थे शायद। 8 लोग, बिल्कुल। फ्रैंक परिवार के 4 सदस्य, ऑटो, एडिथ, मार्गोट और एनी। फिर वैन डैन परिवार, हरमन, ऑगस्टे और पीटर। और एक डेंटिस्ट मिस्टर डुसल, जैसा एनी ने उन्हें डायरी में लिखा है। 8 लोग 2 साल से ज्यादा एक इतनी छोटी सी तंग जगह में, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और डायरी में ये सब झलकता है। वो डर, वो तनाव, जगह की कमी, लेकिन सिर्फ यही नहीं। सही कह रहे हैं। डायरी में सिर्फ गेस्टापो का डर नहीं है, रोज की जिंदगी भी है। बिल्कुल, रोज के झगड़े, रिश्ते, खासकर पीटर वैन डैन के साथ उसका जो रिश्ता पनप रहा था, वो सब। और सबसे बड़ी बात, एनी का खुद का विकास। हाँ, एक टीनेजर लड़की से एक गहरी सोच वाली युवा महिला बनने का सफर। वो लेखिका बनना चाहती थी, दुनिया को समझना चाहती थी, युद्ध के बीच भी इंसानियत, उम्मीद, इन सब पर सोचती थी। तो इसमें कई अहम थीम या विषय उभर कर आते हैं। ठीक। एक तो यही एनी का बड़ा होना, उसका मैच्योर होना। हाँ, जिसे कमिंग ऑफ एज कहते हैं, पर बहुत ही असाधारण हालातों में। दूसरा बड़ा थीम है डर और जुल्म का। हर वक्त पकड़े जाने का डर, बाहर युद्ध का आतंक, ये सब। जी, लेकिन इसके बावजूद जो तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली थीम है वो है उम्मीद। हाँ, उम्मीद और इंसान की अच्छाई में विश्वास। ये बात कमाल की है। उसका वो कहना कि सब कुछ होने के बावजूद मेरा अब भी मानना है कि लोग दिल से वास्तव में अच्छे होते हैं। ये बात बहुत हिम्मत देती है। और यही उम्मीद उस कहानी के दुखद अंत को और ज्यादा मार्मिक बना देती है। उसकी आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की थी। और उसकी ठीक 3 दिन बाद 4 अगस्त 1944 को किसी ने खबरी कर दी और वो सब पकड़े गए। सीक्रेट एनेक्स में छिपे सभी 8 लोग। हाँ, उन्हें पहले कैंप ले जाया गया, फिर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। एनी और उसकी बहन मार्गोट, उनकी मौत बर्गन बेल्सन कैंप में हुई, है ना? आजादी मिलने से कुछ ही वक्त पहले। जी, 1945 की शुरुआत में टाइफस से। उस वक्त कैंपों में ये बीमारी बहुत फैली हुई थी। उन 8 लोगों में से सिर्फ एनी के पिता ऑटो फ्रैंक ही जिंदा बच पाए। और उन्होंने ही बाद में एनी की डायरी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। हाँ, मीप, गीज और बेब वुस्क्वील, जिन्होंने उनकी मदद की थी, उन्होंने डायरी बचाकर रखी थी। ऑटो फ्रैंक ने 1947 में इसे छपवाया। और फिर तो ये किताब दुनिया भर में फैल गई। 70 से ज्यादा भाषाएं, करोड़ों कॉपियां, नाटक, फिल्में। एनी फ्रैंक एक प्रतीक बन गई, मानवीय आत्मा की ताकत का और नफरत की कीमत का। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आवाज है। बिल्कुल, ये हमें हॉलोकॉस्ट को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि एक इंसान की नजरों से, उसकी उम्मीदों और डरों के साथ देखने में मदद करती है। उसकी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये कितना अद्भुत है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किसी को एक पल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कितनी गहरी सोच थी। हाँ, तो कुल मिलाकर एनी फ्रैंक की डायरी भयानक हालातों में भी इंसान के हौसले और उम्मीद का एक जबरदस्त सबूत है। ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं, लोगों की कहानियों से बनता है। चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एनी का सपना था कि वो एक लेखिका बने जिसका काम उसके जाने के बाद भी जिंदा रहे। ये जानकर कि उसका सपना पूरा हुआ,